हाँ जी भाई, ठीक है। चैप्टर क्या चलेगा अपना, आज स्टार्ट होगा चैप्टर 7, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, चलिए। तो ये एक क्वेश्चन है हमारे लिए कि भाई क्या आपको पता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन रिप्रोड्यूस का मीनिंग समझते हैं कि रिप्रोड्यूस या रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है ना, तो क्या होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जैसे कि अगर कोई कंपनी है कोई चीज़ बनाती है, ठीक है ना, तो उसका प्रोडक्शन करना, ठीक है, लेकिन उसी को बार बार एक जैसी चीज़ को बार बार बनाना, तो वो क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, कि आपका प्रोडक्शन कैसा चल रहा है भाई, कि हमारा प्रोडक्शन बढ़िया चल रहा है। ठीक है ना, तो लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, किसी चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं हम, है ना, किसी कंपनी की किसी प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात किसकी कर रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स की। ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कोई जीव, ठीक है, कोई भी जीव जंतु, ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म, कोई लिविंग थिंग एक तरीके से, चाहे वो किसी का भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकते हैं, कोई इंसेक्ट हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई ह्यूमन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है ना, छोटे से लेकर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक का भी रिप्रोडक्शन इसमें आएगा। ठीक है ना, चलिए। तो छोटे से लेकर के बड़े से बड़े तक का रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन की बात अपन करेंगे। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया, कि रिप्रोडक्शन का मतलब यहाँ पर हो गया कि अपने ही जैसा कोई किसी को बनाना, ठीक है, सिमिलर एक प्रोडक्ट को बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म को बनाना। ठीक है ना, और ये बनता कैसे है, एक हम बायोलॉजी के हमारी बॉडी के अंदर क्या है, बायोलॉजी बोलते हैं इसको, लेकिन अंदर हमारे बायोलॉजी में क्या है, केमिकल्स रिएक्शन होती है ना, केमिकल रिएक्शंस होती है कई सारी, तो उन केमिकल, तो बायोकेमिकल बोलते हैं उसको। तो बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से जब हमारे ही जैसा कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है तो उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या रिप्रोडक्शन। बात समझ में आ गई। चलिए, तो मैं लिख के बता देता हूँ इसको आपको। हाँ जी भाई, तो डेफिनेशन क्या हो गई हमारी, रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, बाय विच, जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस, जो कि क्या करते हैं, पैदा करते हैं, बनाते हैं, किसको, यंग वंस को, यानी कि उनके बच्चों को। ठीक है ना, सिमिलर टू देमसेल्फ, जो कि बिल्कुल उनके जैसे होते हैं। ठीक है ना, इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब बात आती है कि रिप्रोडक्शन की ज़रूरत ही क्यों है। ठीक है ना, तो देखिए, रिप्रोडक्शन इज़ एसेंशियल फॉर, एसेंशियल का मतलब है ज़रूरी। ठीक है ना, तो क्यों ज़रूरी है, फर्स्ट पॉइंट है सर्कुलेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ पर लाइफ बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो लाइफ रुक जाएगी। ठीक है ना, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है या नहीं। ठीक है, तो बताओ रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है कि नहीं। लाइफ प्रोसेस पढ़ा हुआ है अपन ने, कैसे, सबके लिए अगर सब लोग नहीं करे तो कोई नहीं कर रहा है तो नहीं। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है ना, तो देखो रिप्रोडक्शन, अच्छा लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं, जो अपनी लाइफ में उस काम के बिना अपन मर सकते हैं। जैसे कि कौन कौन से, जैसे कि ब्रीथिंग, अपन सांस लेते हैं वो, और फूड अपन खाना, वेरी गुड, और ये पूरा रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन सब आ जाता है। एक्सक्रीशन, और है ना, तो 4 प्रोसेस होते हैं लाइफ प्रोसेस में। अपने 4 प्रोसेस पढ़े। फर्स्ट क्या था, न्यूट्रिशन, फूड लेना, फिर रेस्पिरेशन, ठीक है, फिर जो हमने खाना खाया है और सांस ली है, ऑक्सीजन ली है, ठीक है ना, उसको पूरी बॉडी तक पहुंचाना। ठीक है ना, अभी तो अपने बस पेट तक और लंग्स तक ही पहुंचाया है, अब पूरी बॉडी में पहुंचाना है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन या फिर सर्कुलेशन। ठीक है, और फिर फोर्थ क्या हो गया उनमें से, एक्सक्रीशन निकाल देना। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेस तो लाइफ प्रोसेस है ही सरी, इनमें से एक भी रुकेगा तो लाइफ रुक जाएगी। उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है या नहीं।
तो डिपेंड करता है। किसी एक इंसान की बात करते हैं अपन, तो उसके लिए रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस नहीं है, उसकी ज़िंदगी रुकेगी नहीं उसके बिना, ठीक है ना। वो जिएगा आराम से, पूरी ज़िंदगी जितनी जी सकता है वो उतना जी लेगा आराम से। बट अगर एक पूरी स्पीसीज़ की बात करें, ठीक है ना, तो रिप्रोडक्शन क्या है, एक लाइफ प्रोसेस है, ज़रूरी है। जैसे कि अगर इंसानों की बात करें, तो अगर आज अगर इंसानों ने क्या कर दिया, रिप्रोडक्शन बंद कर दिया, तो मैक्स टू मैक्स 100 साल बाद या 150 साल बाद इंसान जो है वो पूरी धरती से ख़त्म हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो इसीलिए तो एक स्पीसीज़ की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन इज़ अ लाइफ प्रोसेस, बट फॉर इंडिविजुअल इट इज़ नॉट अ लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो अर्थ पर तो रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, अर्थ पर लाइफ को बनाए रखने के लिए, उसका सर्कुलेशन बनाए रखने के लिए, एडिशन ऑफ न्यू स्पीसीज़, ठीक है ना, और नए स्पीसीज़ को लाने के लिए, नए स्पीसीज़ का इंट्रोडक्शन करने के लिए या नए स्पीसीज़ को जन्म देने के लिए क्या ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। जब रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो नई स्पीसीज़ कैसे आएगी, है ना। हम लोग कैसे आए, हम एक न्यू स्पीसीज़ है हम, है ना। हम बहुत पुरानी स्पीसीज़ थोड़ी ना है, बहुत पुरानी स्पीसीज़ तो जानवर थे, है ना। मैं उनसे भी ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, सबसे पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए थे, उनसे धीरे धीरे डेवलप होते 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 हम लोग आए, है ना। फिर बंदर आए, बंदर से फिर हम लोग आए, है ना। तो हम लोग क्या है, एक न्यू स्पीसीज़ है, लेकिन हम आए कैसे, रिप्रोडक्शन से। उन्होंने अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं तो हम नई स्पीसीज़ कैसे आती, इसी तरह, इसीलिए, है ना। तो अर्थ पर क्या है, लाइफ बनाए रखने के लिए और न्यू स्पीसीज़ को लाने के लिए, ऐड करने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। आगे देखिए, रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, है ना। अब कोई जन्मा है तो वो मरेगा भी सही, ठीक है ना। अब वो अगर ऐसे सब लोग मरते चले गए तो लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो जो मर गए हैं उनको रिप्लेस करने के लिए, उनकी जगह पर कोई और लाने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन करेंगे तो ही नए बच्चे आएंगे, उनकी जगह लेंगे। आगे देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ, जैसे कि कोई कंपनी है मान लो या गवर्नमेंट है ना, तो उनका ऑफिस है। अब वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो एक ना एक दिन बूढ़े होंगे, बूढ़े होकर के पूरी ज़िंदगी तो काम करेंगे नहीं, रिटायर हो जाएंगे। अब वो रिटायर हो गए तो वहाँ पर वैकेंसी आ गई, खाली जगह हो गई वहाँ पर, जो काम वो करते थे जो गए छोड़ के, तो अब वो खाली जगह हो गई, तो कौन आएगा, कोई बूढ़ा आएगा कि नया बंदा आएगा, कोई नया यंगस्टर आएगा कोई, है ना। इस तरीके से यहाँ पर है, बूढ़े होकर के मर जाते हैं तो कोई नया बच्चा आता है। ट्रांसफ़र ऑफ अडेप्टेशन एंड वेरिएशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन होगा तो ही क्या होता है, एडेप्टेशंस आते हैं। एडेप्टेशन का मतलब क्या है, आदतें पड़ जाना, ठीक है, किसी नए एटमॉस्फेयर के हिसाब से आदी हो जाना, ठीक है ना, उसके हिसाब से नए एटमॉस्फेयर के हिसाब से ढल जाना। तो ढल जाना, आदी हो जाना, आदत पड़ जाना क्या कहलाता है, एडेप्टेशन कहलाता है, ठीक है ना। और रिप्रोडक्शन होगा तो ही क्या आएगा, वेरिएशन आएगा, ठीक है ना। वेरिएशन क्या होता है, अभी अपन ने अपना इसके अलावा का नया टॉपिक है। फ्रॉम वन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वेरिएशन आते हैं और अडेप्टेशन आते हैं, लेकिन वो किसकी वजह से आते हैं, जब रिप्रोडक्शन होगा तो ही वो आएंगे, ठीक है। चलिए, वेरिएशन का मतलब क्या होता है, चलिए यही नया टॉपिक आ गया अपना, इसको देख लेते हैं, ठीक है। हाँ जी भाई, तो वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन है, चलिए, वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस, ठीक है, बदलाव, चेंजेस या बदलाव, ठीक है। ठीक है, चलो, तो वेरिएशन का मतलब क्या होता है, बदलाव आना, ठीक है। यानी कि जो ओल्ड जनरेशन थी या और भी पुराने जो ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, दुनिया में, धीरे 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 जो आज की जनरेशन आ गई है, ठीक है, तो उनसे, उनमें और आज की जनरेशन में चेंजेस है कि नहीं, बदलाव है कि नहीं, है ना, बदलाव है, वेरिएशन है, ठीक है ना, चेंजेस हैं उनमें, है ना। तो
इसी वेरिएशन को नेक्स्ट जनरेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं उसी वेरिएशन को या उसी चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, अब आता क्यों है और ज़रूरी है क्या, ये ज़रूरी क्यों है और अगर नहीं है तो क्यों आता है फिर। ठीक है ना, तो पहली बात तो ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, जो हमने अभी देखे थे ना, है ना, अर्थ पर जीवन को बनाए रखने के लिए, लाइफ को बनाए रखने के लिए वेरिएशन ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है भाई, इससे ऐसा ऐसा क्या है, कौन सा इंजेक्शन लगाता है ये भाई, इंजेक्शन नहीं लगाता है, क्या करता है ये, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से उसी के अकॉर्डिंग ढलना ज़रूरी होता है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग ढलने के लिए वेरिएशन आना ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम बदलेंगे नहीं अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर तो फिर हम नेचर जो है वो हमें क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। पहले एक इसमें इससे पहले अपन ने जो चैप्टर पढ़ा था, है ना, हेरिडिटी वाला, उसमें एक और चैप्टर था उसी में ही, है ना, एवोल्यूशन, एक और पार्ट था उसमें। तो उसमें ये सिखाया गया था, है ना, उसमें भी तो इसमें बताया गया था ये वेरिएशन, अडेप्टेशन, है ना। तो इंसान कैसे चेंज हो रहे हैं, या इंसान क्या, कोई भी जीव कैसे चेंज हो गया। जैसे कि अपन को पता है कि सांप थे, सांप के पहले पैर हुआ करते थे, ठीक है ना, लेकिन अब धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस आ गए, है ना। लेकिन चेंजेस कैसे आए कि भैया सांप घूम रहा है, उसको लगा कि नहीं यार पैर कुछ काम के नहीं, चलो हटा देते हैं, ऐसे चेंजेस आया होगा क्या, नहीं। धीरे धीरे पहले पैर बड़े हुए होंगे, फिर जो जनरेशन आई उसमें थोड़ा कम होने लगे होंगे, छोटे होने लगे होंगे, धीरे धीरे वो पैर एकदम छोटे हो गए होंगे। फिर एक टाइम पर ऐसा आया कि पैर ही गायब, और उन्होंने बिना पैर के चलना सीख लिया। जैसे जैसे उन्होंने बिना पैर के चलना सीखने लगे, जैसे जैसे उनको पैर की कमी या पैर के ज़रूरत लगना कम होने लगा, वैसे वैसे उनके पैर गायब होने लगे, है ना भाई। और कोमोडो, वो जो होता है ना, कोमोडो ड्रैगन होते हैं, छिपकली, आपको नहीं लगता कभी कि यार छिपकली सांप के जैसे ही तो है, वो भी ऐसे ऐसे तो चलती है, टेढ़ी मेढ़ी, नहीं देखा आपने कि सीधी सी चलती है, ऐसे ऐसे चलती है ना वो भी, तो ये तो वही। और बड़ी बड़ी छिपकलियाँ भी होती है ना, तो ये भी यार सांप के जैसे ही तो हैं, तो इनमें सेम सिमिलर नहीं होंगे क्या, तो होंगे, क्यों नहीं होंगे, उन्हीं से तो क्या बने, सांप, अजगर, ये तो इनसे तो बने, है ना। तो वेरिएशन आ गया, जैसे 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 उनका एनवायरनमेंट चेंज होता गया वैसे वैसे उनमें वेरिएशन आता चला गया। जैसे कि हमारे पूँछ है कि नहीं, बताओ, पूँछ है, ठीक है। ये जो हमारे ये होता है ना, यहाँ पर ये देखो नीचे, अगर ये जो हमारा जो ये होता है ना, ये वाला जिसको बम बोलते हैं अपन, है ना, ये जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी का जो लास्ट पार्ट है, ठीक है ना। आपने देखा होगा बच्चे, छोटा बच्चा होता है ना, जैसे ही वो अगर कभी ऐसे धम लगन से खड़ा है, उसको खड़ा करना सिखा रहे हैं अपन, है ना, खड़ा करना सिखाते हैं या बैठना सिखाते हैं, तो गलती से अगर वो जोर से बैठ गया मान लो कभी, तो उसकी ये जो हड्डी होती है यहाँ की रीढ़ की हड्डी का जो लास्ट पार्ट है, वो जो तिकोना सा तीर के जैसा ऐसा, ठीक है ना, वो उसमें चोट लग जाती है, इसको बोलते हैं कांघी चल जाना, कांघी चले गई इसकी, है ना। तो बहुत ज़्यादा दर्द, बैठ ही नहीं पाता है वो, है ना, बहुत दर्द होता है, बहुत रोता है, फिर उसको ठीक करवाते हैं वो, है ना, जो भी जैसा भी। तो ये क्या चीज़ है हमारी, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी का जो लास्ट पार्ट है, पॉइंट वाला है एकदम जो है, ये क्या चीज़ है, ये पूँछ है। क्या है ये, पूँछ है। ये देखो, आप ज़्यादा जानते हो, तो फिर क्यों आए यहाँ पर, ठीक है ना। वो क्या है, हमारी पूँछ है, ठीक है ना, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब हमारे पूँछ हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो पूँछ काम आना बंद हो गई। जब वो पूँछ काम आना बंद हो गई तो वो धीरे धीरे क्या होने लगी, एक्सटेंट हो गई, है ना, लुप्त हो गई, गायब हो गई, ठीक है, क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं था हमारे लिए, हमारे पास हमारी ज़िंदगी में उसका कोई काम नहीं था, तो धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गई, ख़त्म हो गई, गायब हो गई। तो अब वो बस रीढ़ की हड्डी है हमारी, है ना। चलो इस तरीके से, तो पहले हमारी पूँछ हुआ करती थी, ठीक है ना। इसी तरीके से सांपों के पैर हुआ करते थे। तो ये धीरे धीरे, पर इनमें बहुत टाइम लगता है ना, लाखों साल, हज़ारों साल लगते हैं इनमें, ठीक है ना, जल्दी से नहीं आते। अब बात करते हैं कि आता कैसा है, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉडी में 2 टाइप के सेल होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में 2 टाइप के सेल होते हैं, ठीक है। कौन कौन से,
कौन कौन से होते हैं? देखो, एक तो ये वाला पार्ट होता है हमारा रिप्रोडक्शन वाला, हाँ, स्पर्म और एक तो हमारा ये इस जगह पर क्या होता है, हमारे रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना, जिसमें मेल में क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। ये क्या बन गया, पीनस बन गया यहाँ पर, ठीक है, और ये इस तरीके से चले जाते हैं पीछे, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या बन जाते हैं, टेस्टिस होते हैं, ठीक है। ये ठीक है ना, इस तरीके से। ये होते हैं, यहाँ पर दो होती है हमारी, एक तो सेमिनल वेसिकल होता है और एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, जो कि क्या बनाता है, सीमेंस बनाता है, ठीक है ना। और ये होती है क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये ओवेरी हो गई, ठीक है, ये इसकी वेजाइना हो गई, इस तरीके से, ठीक है ना। ये ठीक है ना, तो ये जो ओवेरी है, इसमें ये ओवेरी के अंदर की जो लेयर है ये, ठीक है, ये, और यहाँ पर मेल में क्या, ये टेस्टिस, इस वाली बाहर की स्किन जो है ये किसको क्या बोलते हैं हम, स्क्रोटम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। और ये जो अंदर है ये बॉल जो हमारी होती है उसे क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो अंदर की लेयर है ये क्या बनाती हैं, स्पर्म बनाती हैं, है ना, टेस्टिस तो स्पर्म बनाते हैं, ये इसके अंदर स्पर्म होते हैं, ठीक है, और ये क्या बनाती हैं, एग बनाती हैं, जो कि ऐसे निकलते हैं बाहर, ठीक है ना। तो जब ये पीनस वेजाइना में एंटर करता है यहाँ पर इस तरीके से, इस जगह पर क्या छोड़ देता है, स्पर्म छोड़ देता है, स्पर्म जाते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरफ इधर भी जाएंगे और इधर भी जाते हैं, ठीक है ना, और फिर यहाँ पर जाकर के ये एग से मिल जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये टेस्टिस है, टेस्टिस ने क्या बनाया, स्पर्म बनाए, तो ये हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। तो हमारी बॉडी में दो टाइप के सेल होते हैं, एक तो अगर हम इस ऑर्गन को यानी कि टेस्टिस को और ओवेरी को निकाल दें, ठीक है, तो जो भी बचा हमारी बॉडी में वो हो गया सोमेटिक सेल्स, क्या होते हैं, सोमेटिक सेल्स, ठीक है। हमारी बॉडी में अगर हम इन टेस्टिस को निकाल दें या स्पर्म को निकाल दें और एग को निकाल दें, ठीक है ना, और इनको क्या बोलते हैं हम, जर्म सेल। ये जो हमारे सेल और ओवेरी सॉरी स्पर्म और एग है इसको क्या बोलते हैं अपन, जर्म सेल, ठीक है ना, इनको हम बोलते हैं जर्म सेल बोलते हैं, ओके। चलिए, जर्म सेल या गैमेट्स भी बोल सकते हैं इनको अपन, गैमेट्स, ठीक है। और स्पेशली बोलेंगे तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट का नाम है स्पर्म और फीमेल गैमेट का नाम है एग या ओवा या ओवम, ठीक है। चलिए, तो हमारी बॉडी में जो सोमेटिक सेल होते हैं, ठीक है ना, सोमेटिक सेल के अंदर क्या होता है, ये सेल होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं, क्रोमेटिन, ठीक है ना। क्रोमेटिन क्या होता है, यानी कि हाँ एकदम धागा, बहुत पतला सा धागा होता है, ठीक है ना। कितने धागे होते हैं टोटल, 46, कितने होते हैं, 46 धागे होते हैं, ठीक है ना। या पेयर बनाएंगे तो इनका क्या बन जाएगा, 23 पेयर, है ना। चलिए, तो 46 होते हैं। बट ये जो सेल है हमारे, क्या स्पर्म, स्पर्म जो है वो क्या होते हैं, जैसे कि ये स्पर्म है ना, ये
ये स्पर्म, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी क्रोमेटिन है, ठीक है। तो ये क्रोमेटिन क्या है, कितने होते हैं, 23 क्रोमेटिन होते हैं। इसमें कितने क्रोमेटिन है, 46। हमारी बॉडी में जितने भी हैं स्पर्म और एग को छोड़ करके, ये एग है, ठीक है, एग के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अंदर भी क्रोमेटिन है। तो स्पर्म और एग को छोड़ दो, हमारी बॉडी में से निकाल दो, तो जो भी बचा हुआ है, इवन ये सारे ये सब पार्ट भी है ना, तो बस आपको स्पर्म और एग निकाल देना है, ठीक है ना। इनको छोड़ के जितना भी है हमारे पास, ठीक है ना। ये सारे सेल किसमें कितने क्रोमेटिन है, 46, ठीक है। और स्पर्म और एग में कितने हैं, 23 क्रोमेटिन्स हैं, ठीक है ना। धागे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। बात आती है कि वेरिएशन होता क्यों है, ठीक है ना, क्यों आता है वेरिएशन। तो देखिए, जब देखो ये जो स्पर्म है ना, ये जाएगा वजाइना में, जा कर के एग से मिलेगा, एग से मिल करके क्या बनाएगा, ये जायगोट बन जाएगा। जायगोट बन करके यही धीरे 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 बड़ा होता है और बेबी बनता है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि जो बेबी है ना, ऑफ स्प्रिंग जो आई है ना, वो क्या है, पेरेंट के जैसी है एकदम, ठीक है ना। पेरेंट के जैसे का मतलब क्या है, पेरेंट का मतलब है कि हमारे सेल के अंदर ऐसा क्या चीज़ है जिसको ये पता है कि भाई इंसान है तो इंसान का बच्चा बनाना है ना, आंखें यहीं लगानी है, बाल यहीं लगाने हैं, कान यहीं पर ही आने चाहिए, ठीक है ना। तो ये देखो, जो बच्चा है वो पेरेंट्स के जैसा भी है और पेरेंट्स से डिफरेंट भी है, बस समझ आ गई, पेरेंट्स के जैसा भी है और पेरेंट्स से डिफरेंट भी है, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें जो उसको पेरेंट्स के जैसा बना रही है, क्या भाई इंसान का जैसा दिख रहा है तो इंसान का बच्चा है, ठीक है ना। और उसमें भी वो अपने पेरेंट्स के जैसा दिख रहा है, बहुत कुछ आंखें, नाक, कान जो भी हैं वो पेरेंट्स के जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो डिफरेंट है। इसका मतलब उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो उसको उसके पेरेंट्स के जैसे बना रही है, और कुछ चीज़ ऐसी भी है जो उसे उसके पेरेंट्स से थोड़ा डिफरेंट बना रही है ना। तो आखिर वो क्या चीज़ है जो उसके पेरेंट्स के जैसा भी बना रही है और पेरेंट्स से अलग भी बना रही है, तो वो क्या चीज़ है, तो वो है सेल के अंदर का डीएनए। क्या है भाई, डीएनए, ठीक है। डीएनए बोलो चाहे हाँ क्रोमोसोम बोलो, डीएनए बोलो, ठीक है ना। तो देखो बात करते हैं अपन इसकी, ठीक है ना। ये जो है ना स्पर्म का, मैंने ये देखो यहाँ पर ये ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसके अंदर कितने हैं भाई, क्रोमेटिन कितने हैं टोटल, 23 है, ठीक है ना। अब जब ये क्या जाएगा, इसके पास जाएगा, एग में मिलेगा, तो पहली बात तो ये हो गई कि भैया कि जब ये एक अलग चीज़ है, ये इसके पास कौन सी इन्फॉर्मेशन है, इस आदमी की, स्पर्म है ना, ये स्पर्म तो आदमी के अंदर होता है, तो इसके पास कौन सी इन्फॉर्मेशन है, इस आदमी की इन्फॉर्मेशन है कि भाई इसके बाल कैसे हैं, कान कैसे हैं, आँख कैसी है, स्किन कैसी है, स्किन ड्राई है कि ऑयली है, कैसी, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास है। इसी तरीके से ये किसका है, ये एक फीमेल का है, तो इसके पास कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी, इस फीमेल की इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन जब ये और ये दोनों मिल जाएंगे तो अब दो अलग अलग चीज़ें मिक्स हो गई हैं, ठीक है। तो जब दो अलग अलग चीज़ें मिक्स होती हैं तो कुछ अलग बनेगा, बस समझ में आ गई। और क्योंकि इनके पास इन दोनों की इन्फॉर्मेशन भी है तो इनके जैसा भी बनेगा, और क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें मिक्स हो रही हैं तो कुछ अलग भी बनेगा, बात समझ में आ गई। तो ये जो क्रोमेटिन है, ठीक है ना, क्रोमेटिन जब ये क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन होता है ये, ठीक है ना। क्रोमेटिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये दो कॉपी बना लेता है अपन के, है ना, सेल जब डिवाइड होता है ये, ठीक है ना। तो क्रोमेटिन क्या होगा, ये दो हो जाएंगे, दो है ना। अभी तो हालांकि जब तक ये जुड़ा हुआ है तब तक भी इसको हम क्या बोलते हैं, एक ही क्रोमेटिन बोलेंगे, ठीक है ना। अभी 23 है इसके पास, तो ये है ना, जब ये इससे मिल जाएगा तब तो 46 हो जाएंगे, और 46 का डबल हो जाएगा फिर, ठीक है। तो 46 का डबल हो जाएगा, तो पर उसको जब तक वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से तब भी उसको हम एक ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये 46 हो जाएंगे, मतलब 23 रहेंगे पेयर में, फिर बाद में धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे, ये भी अलग अलग हो जाते हैं। बट जब ये मिल जाते हैं तब ये क्या हो जाते हैं, डेंस हो जाते हैं, तब इसको बोलते हैं अपन क्रोमोसोम।
जब और हालांकि जब ये कॉपी बन जाती है इनकी, 1 से 2 हो जाते हैं इस तरीके से, तब इसको बोलते हैं क्रोमेटिड। जब ये ऐसे सिंगल सिंगल धागे होते हैं तब तो क्रोमेटिन, ठीक है। और जब ये 2 बन जाते हैं इस तरीके से तो क्रोमेटिड। और बनने के बाद जब ये मोटे मोटे हो जाते हैं, ठीक है, डेंस हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से तब इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। और फिर ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना, इन दोनों को खींच के अलग कर दिया जाता है, ठीक है। फिर वापस क्या बन जाते हैं, क्रोमेटिन बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इस क्रोमोसोम को अगर अपन खींचेंगे तो ये क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा, है ना, ये डीएनए बन जाएगा, है ना। और इस एक को देखेंगे तो अपन क्या लगा है, जीन है, ये क्या है, जीन। तो जीन से मिलकर के डीएनए और डीएनए से मिलकर के क्रोमोसोम। तो ये जो डीएनए है, ठीक है ना, कोई एक डीएनए अपन यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर लो, ये डीएनए है, ठीक है। तो ये जो डीएनए है इसके अंदर क्या है, इन्फॉर्मेशन है, यही, हाँ। तो जैसे ये है, इसके अंदर डीएनए है तो इसके अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन है, इसकी इन्फॉर्मेशन है। और इसके पास किसकी इन्फॉर्मेशन है, इसकी इन्फॉर्मेशन है, इस फीमेल की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो सारा एक तरीके से आप बोल सकते हो जैसे कि एक घर का मैप होता है, ठीक है ना। तो मैप में क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन है, कौन सा कमरा किधर है, ठीक है ना, कहाँ पर रसोई है, कहाँ पर टॉयलेट है, सब पता है उसको। उसी तरीके से डीएनए क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है ना। तो इसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन है क्या, कि भैया ये एक इंसान का स्पर्म है, ये इंसान का एग है, दोनों मिलेंगे तो इंसान का बच्चा बनेगा। और क्योंकि ये इनके अंदर इन दोनों के गुण हैं तो इनके जैसे तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन अब ये कुछ दोनों अलग अलग चीज़ें मिल गई हैं तो क्या बनाएगा, ये इनसे थोड़ा डिफरेंट बनाएगा। तो 2 अलग अलग चीज़ मिलती है तो क्या आता है, वेरिएशन आ जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो इसलिए ये वेरिएशन आता है, बात समझ में आ गई। चलिए तो वेरिएशन क्यों आता है, कुछ बायोकेमिकल प्रोसेस की वजह से या कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से क्या आते हैं। अगर अपन बात करें कि भाई हो क्यों रहा है, तो कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, ये जब इससे मिल रहा है तो बायोकेमिकल, हाँ, तो हाँ वेरिएशन अकर्स ड्यू टू बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। वेरिएशन अकर्स ड्यू टू बायोकेमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग, ठीक है। डीएनए के जब कॉपी होती है, डीएनए की कॉपी कब होती है, जब रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। तो जब डीएनए का कॉपी हो रही होती है उस दौरान क्या होता है, जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, जैसे कि अब इनके बीच में बायोकेमिकल रिएक्शन होगी। बायोकेमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है कि डीएनए का कॉपी होना, ठीक है ना, जिस वजह से वो डीएनए की कॉपी हो रही है, ठीक है ना। तो वो सारा प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस होता है वो, है ना। तो वो पूरा प्रोसेस, तो उस बायोकेमिकल प्रोसेस की वजह से क्या आ जाती है, वेरिएशन आते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। और इसका वेरिएशन आना जरूरी क्यों है वो देख लिया अपन ने, लाइफ को बनाए रखने के लिए, अर्थ पर लाइफ को बनाए रखने के लिए। चलिए, इसके बाद जो टॉपिक आता है वो क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। भाई रिप्रोडक्शन का मतलब क्या था कि नए बच्चे को दुनिया में लेकर के आना, ठीक है ना। तो दुनिया में नए बच्चे लाने के 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तो वो चीज़ है जो बच्चे जैसे ही क्या थोड़े से बड़े हुए, आजकल तो 5-6 साल के हो जाते हैं, जिसमें उनको ये चीज़ समझ में आने लग जाती है कि चलो भैया ये तो बढ़िया ही चीज़ है, ठीक है ना। तो बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। और उनको ये लगता, क्योंकि वो नए नए सीख रहे होते हैं ना, तो उनको लगता है कि उन्हीं को ही पता है सब रिप्रोडक्शन, है ना। तो वो मम्मी पापा को, टीचर्स को, यानी कि उनसे जो भी बड़ा है ना, उनको बेवकूफ़ समझते हैं, जैसे इनको तो कुछ पता ही नहीं है, हमें ही बताया सब कुछ, है ना। चलिए, तो जो बच्चों को पता है ना,
टीन एज वाले जो हैं, है ना, 10 से 11 से लेकर के 19-20 तक के जो बच्चे हैं, उनको लगता है कि रिप्रोडक्शन कुछ गजब की चीज़ है, ठीक है ना, मज़ा एकदम बहुत शानदार, जो ऐसी चीज़ है कि बढ़िया है ना, स्वर्ग का एहसास दिलाने वाली चीज़ है ये, ऐसा लगता है। तो जिस चीज़ को वो जानते हैं उसे बोलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और जो दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट उन्हें ये पता नहीं है, ठीक है, उनको लगता है कि रिप्रोडक्शन, बच्चे पैदा करने का सिर्फ यही एक तरीका है, ठीक है, उनको ऐसा लगता है। बट उनको ये पता नहीं है कि भाई ज़रूरी है ना, रिप्रोडक्शन करने के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी ज़रूरी नहीं है ना। ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में हैं जिन्हें सेक्सुअल एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। उस टाइप के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये क्या लिखता रहता हूँ मैं यार, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि मज़ा तो भाई इसमें है, तो जब उनको ये पढ़ाया जाता है तो उनको इंटरेस्ट ही नहीं आता है, ठीक है ना। जबकि दुनिया का जब तुम आए हो, है ना, हम जहाँ तक यहाँ तक पहुँचे हैं, तो स्टार्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं था, ये तो बाद में आया है। पहले क्या हुआ था? असेक्सुअली हुआ था, ठीक है ना। असेक्सुअल का मतलब क्या होता है? असेक्सुअल का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो आप, ठीक है ना। चूँकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? ये होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। किस में होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और दूसरा होता है प्लांट्स में, प्लांट्स में भी होता है मतलब। और ये किस में होता है? ये होता है एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स में सब आ गया, इंसेक्ट वगैरह सब आ गया है ना, ह्यूमंस भी आ गए, है ना। इंसेक्ट अलग से ले लो, ठीक है ना। सब तरह मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जिसमें अपन बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, और प्लांट, हाँ, ठीक है। प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, दोनों ही होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए प्लांट अपन से ज़्यादा डेंजरस हैं, ठीक है ना, अपन से ज़्यादा हैं। चलो, बात समझ में आ गई। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? भाई देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है जिसमें 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, एक मेल की और एक फीमेल की, ठीक है ना। दोनों की जब मैटिंग होती है तब जाकर के जो गैमेट्स का एक्सचेंज होता है, गैमेट्स का एक्सचेंज होता है तब जाकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और तब जाकर के कोई बेबी आता है, ठीक है ना, कोई ऑफस्प्रिंग आती है। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। उसमें कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने अंदर से 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को वो पैदा कर सकता है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, वेरिएशन किस में आएगा? इसमें आएगा या इसमें आएगा? क्यों आएगा? वेरी गुड, क्योंकि यहाँ 2 पेरेंट्स मिल रहे हैं, दोनों के अंदर एक अलग अलग चीज़ है, दोनों के क्वालिटीज़ अलग अलग है, वहाँ 2 अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं, इसीलिए जो नया बनेगा वो अलग होगा, उसके अंदर वेरिएशन ज़्यादा होंगे। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये ऐसा है जैसे कि आपने एक पेपर लिया, इस पेपर को बीच में से आपने फाड़ दिया, इसके 2 टुकड़े आपने कर दिए, ठीक है। तो अब बताओ दोनों पेपर में क्या डिफरेंस आएगा? क्या एक मोटा होगा एक पतला होगा, या एक ब्लैक हो जाएगा एक वाइट हो जाएगा? कुछ डिफरेंस आएगा क्या? टोटल सेम टू सेम क्वालिटी रहेगी। जो एक बड़े वाले में थी, जो पहले बड़े वाले में थी, वही क्वालिटी इसमें रहेगी। बात समझ में आ गई? एकदम एक सेम टू सेम रहेगी, है ना। बस थोड़े मान सकते हो कि आप इनके जो एक ये वाली जो सरफेस है, ठीक है ना, बस ये जो सरफेस है थोड़ी अलग
हो सकती है कि इसके चारों सरफेस जो है वो बहुत स्मूथ थी, बट इस फाड़ने के बाद इसकी ये वाली सरफेस जो है वो थोड़ी सी रफ हो सकती है। दोनों की अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। बिल्कुल उसी तरीके से बट फिर भी बहुत माइनर है, बहुत, है ना। तो उसी तरीके से अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इससे जब दो ऑर्गेनिज्म बनेंगे तो वो ऑलमोस्ट 99.99, ठीक है, % इनके जैसे होंगे। वेरिएशन कितना आएगा, बहुत ही कम आएगा, 0.01% वेरिएशन, बहुत कम वेरिएशन आता है। वो किसकी वजह से आता है, एटमॉस्फेयर की वजह से। आपने देखा होगा जैसे कि मच्छर हैं, है ना, जो पहले मच्छर जो हैं, पहले हम ऑल आउट लगा देते तो भाग जाते थे जब नया नया ऑल आउट आया था, लेकिन अब तो भाई ऑल आउट पे बैठे रहते हैं वो, है ना, इस तरीके से। फिर हम अगरबत्ती लगाने लगे, वो धुआं वाली, ठीक है ना, वो कछुआ छाप जने के क्या आता है, वो गोल गोल सा, है ना, उस तरीके से, तो उससे भाग जाते थे। लेकिन अब तब भी कुछ नहीं होता है, तब भी उड़ते रहते हैं। आप हटाओ उसको और वापस मच्छर दिखेंगे आपको, इस तरीके से, है ना। तो अब उनमें क्या आ गया, उनके जो नए नए बच्चे आ रहे हैं, जो पहले थे, जब नया नया जिनको मिला था उनके लिए तो नहीं था, क्योंकि वो उनके एडिप्टेशन नहीं था, उनके अंदर आदि नहीं था, उनके लिए तो कुछ नया था, तो अलग था। लेकिन जब उनके बच्चे आए तो उनके अंदर वो वेरिएशन आ गया कि भाई ये केमिकल है बाहर, तो इसके लिए अपन पहले से इसके लिए आदि होकर के या अपने अंदर WBC या अपने अंदर एंटीबॉडी बना करके चलते हैं। तो वो अपने आप ही आया, है ना। एक मूवी देखी थी मैंने बचपन में, बहुत पुरानी मूवी होगी अब तो, है ना। तो एलियन आ जाता है ना, बाहर से, ठीक है ना। हाँ, वो ऐसा एलियन नहीं, एक कीड़े जैसा, एक तरीके से जेली होती है ना, एक आटा देखा आपने, आटा गूंदने के बाद, है ना, ऐसा एलियन था वो। उसके ना हाथ पैर कुछ नहीं थे, ऐसा था, ठीक है ना। और उसको जितनी ज़्यादा हीट मिले, और वो बढ़ेगा से बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा, इतना बड़ा हो जाता है, एक देश के बराबर, एक शहर के बराबर इतना बड़ा हो जाता है वो एट लास्ट में, ठीक है ना। और सब कुछ खा जाता है, सब खा रहा है, जो भी आ रहा है रास्ते में सबको खाता जा रहा है। टैंक ले आए, पुलिस आ गई टैंक को, है ना, आर्मी आ गए, टैंक खा जा रहा है, सब कुछ खा जा रहा है। और जितनी ज़्यादा गोलियां चला रहे हैं ना, हीट जितनी ज़्यादा मिलेगी वो डबल, उससे भी ज़्यादा गुना वो और बढ़ेगा हीट से। तो आप तोप चला रहे तो और ज़्यादा बढ़ जा रहा है जल्दी जल्दी, है ना, इस तरीके से। तो उनमें एक ऑर्गेनिज्म ऐसा भी था, तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी थे जो यहाँ पर आए ना, एलियन थे वो, है ना, ऐसे बड़े बड़े पक्षी भी थे उसमें। तो वो ऐसे थे जो यहाँ पर ऑक्सीजन थी, यहाँ का एटमॉस्फेयर अलग था और उनके वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग था, तो वो सहन नहीं कर पा रहे थे, तो वो मर रहे थे, है ना, यहाँ सांस नहीं ले पा रहे थे। लेकिन एक जानवर ऐसा भी था उनमें, या एक एलियन ऐसा भी था जो प्रेग्नेंट थी, तो उसने बच्चे को जन्म दिया, ठीक है ना। तो अब उसकी माँ तो यहाँ पर सांस नहीं ले पा रही है, तो वो मरने ही वाली थी, तो मरते मरते लेकिन वो जन्म देकर चली गई, ठीक है। अब वो तो मर गई, लेकिन जो बच्चा पैदा हुआ वो भाई सब मस्त उड़ रहा है, यहाँ पर खूब एंजॉय कर रहा है। क्यों भाई, क्योंकि वो यहाँ पैदा हुआ है ना, तो उसके अंदर वो क्वालिटी आई है, वो वेरिएशन लेकर के आया है कि वो इस एटमॉस्फेयर में यहाँ पर जैसा है वैसे ही ऑक्सीजन आराम से सांस ले पा रहा है। बात समझ में आ गई। तो यही है, ठीक है ना, यही वेरिएशन होता है। तो ये अगर अब आप मुझे बताओ वेरिएशन किस में आएगा, सेक्सुअल वाले में ज़्यादा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें दो अलग अलग चीज़ें ज़्यादा मिल रही है। असेक्सुअल में बहुत कम आता है। और क्यों आता है, किसकी वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से वो चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको मच्छर का और मक्खी का एग्जांपल दिया, ठीक है ना, ये बात हो गई। तो इसमें तो एक ही पेरेंट चाहिए और इसमें 2 पेरेंट चाहिए होते हैं। इनमें वेरिएशन बहुत कम आता है, इनमें वेरिएशन ज़्यादा आता है, ठीक है ना। चलो।